करें शुरू। यस, तो हमने यूनिट शुरू कौन सा किया था? मनी एंड बैंक की। यूनिट नंबर 2 है। फर्स्ट यूनिट हमने नहीं शुरू किया है क्योंकि वो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो उसका मैं इंतजार कर रहा था ताकि सारे के सारे पहले आ जाएं, है ना। जब सारे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद हम उस यूनिट को शुरू करेंगे, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है कि आपको क्लास में रहना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड यूनिट है, बहुत इजी है और प्रैक्टिकल भी है। फर्स्ट यूनिट भी प्रैक्टिकल है, सेकंड यूनिट भी प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हमने मनी के बारे में डिस्कस किया। मनी यानी जो आप पैसा यूज करते हैं वो क्या होता है, ठीक है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीजें हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बैंक। तो आपके देश में बैंक है, आप बैंक में अपना जो खाता है, खाता खुलवाते हो बैंक में जाके। यस, तो बैंक क्या है क्या नहीं है वो तो आपको पता है। अब दो प्रकार के बैंक होते हैं, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो बैंक क्या होता है इसको समझना। दो टाइप के बैंक होते हैं, एक कमर्शियल बैंक, एक सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और क्या देता है? लोन देता है विद द एम ऑफ अर्निंग। किस एम के लिए? प्रॉफिट अर्न के। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो भैया कमर्शियल बैंक क्या है? एक संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन याद रखना, कौन सी संस्था है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जाके, ठीक है, फिर वो बैंक आपको और क्या करता है? लोन देता है। किस लिए करता है बैंक ऐसा? ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब बात आती है कि बैंक पैसा कमाता कैसे, प्रॉफिट जो जनरेट कर रहा है वो कैसे जनरेट करता है। तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है वो समझिएगा एग्जांपल से। जैसे मैंने क्या कहा कि एक ए नाम का व्यक्ति है, ध्यान से समझना, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने बैंक में पैसा जमा करवाया 10,000 रुपए। ठीक है, अब बैंक ने ये जो पैसा जमा करवाया था ए ने, उसी पैसे को बी को क्या कर दिया? लोन दे दिया। आपके पास कॉल आता है, सर जी आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का लोन, सर मिनिमम इंटरेस्ट पे मिलेगा सर जी, ऐसे कॉल आते हैं। तो ऐसे ही क्या किया? बी को बैंक ने लोन दे दिया। जब आप पैसा जमा करवाते हैं तो आप सेविंग डिपॉजिट वगैरह में पैसा अपना जमा करवाते हैं, तो सेविंग डिपॉजिट में आपको कुछ परसेंट बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है। महीने में तो नहीं देता है, साल में देता है, या फिर 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, यानी 2%, 2.5%, 3% ऐसे बैंक का रेट होता है। ठीक है, तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है? यानी सपोज अगर आपने 10,000 रुपए जमा करवाया है तो 10,000 का 2% या 5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपए। 500 रुपए आपको बस बैंक दे देता है साल में। ठीक, लेकिन जब बैंक लोन दे रहा है किसी व्यक्ति को तो उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 12%, 13%, 14, 15। वो बैंक अभी जो रेट का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसा लोन होगा, पर्सनल लोन पे अलग होता है, होम लोन पे अलग होता है, आपको व्हीकल लोन चाहिए उसके लिए अलग इंटरेस्ट होता है। तो अलग अलग पे अलग अलग इंटरेस्ट बैंक क्या करता है? चार्ज करता है आपसे। तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है समझो? 12%, और आपको दे कितना रहा है? तो ये बीच का बचा हुआ 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना? 7% प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? बैंक की। समझ गए कैसे पैसा कमाता है बैंक? तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड। इस तरीके को क्या कहा जाता है? स्प्रेड। याद रहेगा। कमर्शियल बैंक क्या होता है ये समझ में आया, स्प्रेड क्या होता है ये समझ में आया। तो स्प्रेड क्या बोला जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ लैंडिंग एंड रेट ऑफ डिपॉजिट। जिस रेट पर आपने उधार दिया और जिस रेट पर आपने पैसा जमा करवाया, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। क्लियर बात एकदम? यहीं पे हो, जिंदा हो यहाँ पे सर जी? हाँ, यही रहना। और जब मैं बोलने को बोलूं तो आपको पीछे रिपीट करना। यस, नाउ अंडरस्टैंड कि कमर्शियल बैंक हमने समझ लिया भैया क्या होता है।
अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है। तो सेंट्रल बैंक हमारे देश में कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब जितने भी बैंक होंगे उनका एक पप्पा जी, ठीक है। तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का। इट इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो भी मॉनेटरी यानी पैसे से रिलेटेड और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है किसी भी कंट्री के अंदर, वो कौन देखता है? सुप्रीम। कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। किसका? मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम का, किसी भी एक कंट्री का, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के ऊपर कौन निगरानी रखेगा? सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा बैंक है? आरबीआई, याद रहेगा। सुप्रीम। तो सेंट्रल बैंक को दादाजी हम बोल रहे हैं और जो कमर्शियल बैंक है उसको हम बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, दादा पोता। तो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाट? लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एलआरआर। तो लीगल रिजर्व रेशियो देखो होता क्या है, अब समझिएगा इसको। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं, ठीक है, तो बैंक बच्चा है। अभी कमर्शियल बैंक क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? इनको तो पैसा चाहिए। तो कमर्शियल बैंक क्या बदमाशी करता है कि 10,000 रुपए आपने जमा करवाया और ये 10,000 का 10,000 इसने लोन दे दिया, सारा पैसा लोन दे देगा। क्यों? इसको प्रॉफिट चाहिए भरपूर। तो इस दिक्कत में क्या आता है कि अब मान लो ए को जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, इसने कहा, ये गया बैंक के पास, बोला कि मेरे को मेरा पैसा वापस कर, 5,000 रुपए मेरे को निकाल के दे। तो इसके पास कितना रुपए है? 0। अब इस टाइम पे क्या करे बैंक? तो ऐसी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास ऐसी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। यानी कि कमर्शियल या आप जो भी पैसा जमा करवाएंगे बैंक में, उसमें से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है, मिनिमम रेशियो अपने पास रखता है। बाकी बचा हुआ पैसा या तो आरबीआई के पास जमा करवा देगा या फिर लोन दे देगा। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? मिनिमम रेशियो होता है किसका? डिपॉजिट का, जो आप हर कमर्शियल बैंक को अपने पास एज कैश रिजर्व रखना होता है। ये क्यों रखता है लीगल रिजर्व रेशियो? ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो उसको ये यूज कर पाए, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो समझ में आ गया। मिनिमम रेशियो होता है किसका? डिपॉजिट का, जो कि हर कमर्शियल बैंक को रखना होता है अपने पास एज अ कैश रिजर्व। क्लियर? अब लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है यानी एलआरआर, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरे को बोलते हैं हम एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब ये होता क्या है, दोनों चीजें समझो। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया आप पैसा जमा करवा रहे हैं बैंक में 10,000 रुपए। तो एचडीएफसी बैंक में आपने पैसा जमा करवाया 10,000 रुपए, तो बैंक क्या करेगा? अपने पास 2,000 रुपए एज एलआरआर रखेगा, लीगल रिजर्व रेशियो रखेगा, बाकी का पैसा लोन दे देगा या आरबीआई को, कुछ भी कर सकता है, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक जाए, ठीक है। तो लोन दे दिया। तो अब लीगल रिजर्व रेशियो को हम क्या बता रहे हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो समझिएगा आप, ये क्या होता है? अब एलआरआर में से भी ना बैंक को चुल होती है, ठीक है, खुजली होती है उसमें, तो ये क्या करता है? इस पैसे को भी लोन दे देता है। तो अब आरबीआई कहता है, आरबीआई क्या है? दादाजी है। तो आरबीआई क्या कहता है कि नहीं, इसमें से जो तूने एलआरआर रखा है, बैंक को क्या कहता है कि जो एलआरआर का तुमने 2,000 रुपए रखा है, उसमें से भी कुछ परसेंट वो डिसाइड कर सकता है आरबीआई, 80%, 90%, उसमें से भी जितना कुछ परसेंट पैसा किसको जमा करवाना पड़ता है? आरबीआई को जमा करवाना पड़ता है। किसको? कमर्शियल बैंक। तो ये जो आरबीआई को एलआरआर में से, एलआरआर कितना? 2,000 में से जो 1800 रुपए आरबीआई को जमा करवाया, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। समझ में आया? अब
2000 में से 1800 किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई को दे दिया तो बचा कितना हमारे पास, 200 रुपए। तो इस 200 रुपए को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। पहले सीआरआर पढ़ लेते हैं, सीआरआर क्या होता है। तो सीआरआर के बारे में क्या बताया गया है, इट इज स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट। जो कस्टमर ने टोटल डिपॉजिट जमा किया है उसका मिनिमम फ्रैक्शन होता है, ठीक है, which commercial bank has to keep with central bank, जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना। तो जो कस्टमर ने पैसा जमा करवाया उसमें से भी कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। अब ये जो कमर्शियल सीआरआर होता है ये फिक्स्ड कौन करता है, ये फिक्स्ड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक इसको फिक्स करेगा कि भैया इतना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट नहीं होना चाहिए। अब ये चीज की क्यों जाती है, सीआरआर यानी आरबीआई अपने पास कमर्शियल बैंक का पैसा क्यों रख रहा है, ताकि जो मार्केट में मनी क्रिएशन हो रहा है ना, अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपने पास पैसा वापस ले लेता है, ठीक है। तो इसको इसलिए ये सीआरआर किया जाता है। तो सीआरआर समझ में आया, आरबीआई एलआरआर में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, अपने पास जमा करवा लेता है कमर्शियल बैंक से, उसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलेंगे, सीआरआर फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये जो पैसा होता है एसएलआर की फॉर्म में, ये कमर्शियल बैंक के पास एंड में बचता है। कमर्शियल बैंक के पास एंड में क्या बच रहा है, ये बचता है। तो ये देखो क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। सीआरआर क्या है, कमर्शियल बैंक रख किसके पास रहा है, सेंट्रल बैंक के पास, लेकिन एसएलआर क्या है, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है पैसा, ठीक है। किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट के फॉर्म में। लिक्विड एसेट का मतलब लिक्विडिटी, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो पैसे के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, इलिक्विड लिक्विड अलग है। इलिक्विड वो होता है जो जल्दी कन्वर्ट नहीं होता पैसे, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड। तो कमर्शियल बैंक अपने पास एसएलआर रखता है, कुछ रिजर्व रखेगा, किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट की फॉर्म में। लिक्विड एसेट भैया क्या क्या हो सकते हैं, कैश रख सकता है अपने पास, गोल्ड रख सकता है अपने पास, और क्या रख सकता है, अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है कि जैसे शेयर्स वगैरह आपने सुने, तो आरबीआई क्या करता है, अप्रूव्ड का मतलब ऐसी सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को कुछ शेयर्स सजेस्ट करता है कि ये शेयर आप खरीद लो। तो ऐसे शेयर्स जो खरीदता है कमर्शियल बैंक, उसको क्या बोलता है, अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इन तीन फॉर्म में कमर्शियल बैंक क्या करता है, लिक्विड एसेट को रखेगा, कैश, गोल्ड या फिर अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। याद रहेगा। तो अब बताओ, अब तुमको क्या समझ में आया, एलआरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, एकदम क्लियर। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं, आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं हम, टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है मनी। मनी कैसे क्रिएट होता है, तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो भी आपके बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन सब बैंक को क्या कहा जाता है, कमर्शियल बैंक्स आर फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, यानी पैसा क्रिएट करने की ये लोग क्या होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं। एक होता है कि पैसा इशू कर रहे हैं, पैसा इशू करने का काम किसका, आरबीआई का, या फिर आरबीआई और गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट 1 रुपए का सिक्का जो आपने देखा वो इशू करती है, बाकी जो भी पैसा है वो कौन इशू करता है, लेकिन उस पैसे को मार्केट में क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन हमको पढ़ना है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है 6 मार्क्स के अंदर, तो आपको ध्यान से सुनना है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है। तो अब बात कर रहे हैं हम कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, ध्यान से सुनना। इसके लिए हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ असम्पशंस ले रहे हैं। पहली असम्पशन क्या है
कि पूरे की पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही बैंक है और उस बैंक का हमने नाम किया गया बैंक। यानी कि सारे बैंक खत्म, पूरी की पूरी कंट्री में क्या है, एक ही बैंक है, उस बैंक का नाम क्या दिया हमने, बैंक। अब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, सारे के सारे लोग कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू। तो दो अजम्पशन हमने ली। पहले अजम्पशन क्या, कि पूरी की पूरी कंट्री में एक ही बैंक है, उसका नाम क्या है, बैंक, और सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है, अगर कोई चीज खरीद रहा है तो भी बैंक से खरीद रहा है, कोई चीज परचेज बेच रहा है तो भी बैंक से बेच रहा है, ठीक है। तो यानी कि हर व्यक्ति का खाता बैंक के अंदर है, ठीक है, हर कंट्री के हर व्यक्ति का खाता उस बैंक के अंदर है, तभी तो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। पहले ये दो अजम्पशन आपको क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन को जो है हम दो फैक्टर पर ये डिपेंडेंट करता है। पहला फैक्टर है इनिशियल डिपॉजिट, यानी सबसे पहले जो पैसा बैंक के अंदर जमा करवाएंगे वो, और दूसरा एलआरआर, जो अभी आप पढ़ गए हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। तो हम क्या यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं कि एलआरआर कितना है, 220% है, और पहला जो डिपॉजिट यानी इनिशियल डिपॉजिट किसी व्यक्ति ने पैसा कितना जमा करवाया, 10,000, और उसमें से अगर 20% बैंक अपने पास रखेगा तो कितना रखेगा, 2,000 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी क्या कर देगा, उधार दे देगा। उधार का मतलब लोन दे देगा। इतना पहले क्लियर हुआ। अब इसको समझते हैं होता कैसे है। तो मैंने क्या बताया कि एक व्यक्ति ने पहले 10,000 रुपए जमा करवाए, किसमें, बैंक में। तो बैंक के पास कितना रुपए आ गया, 10,000 रुपए आ गए बैंक के पास। यहाँ देखो बैंक के पास कितने रुपए आ गए, 10,000 रुपए। अब बैंक इसमें से 20% अपने पास रखेगा, तो कितना रुपए रखेगा, 2,000 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी क्या कर देगा, लोन दे देगा। तो बैंक ने लोन दे दिया किसको, बी नाम के व्यक्ति को लोन दे दिया। अब बी नाम के व्यक्ति ने शॉपिंग करी भैया, तो 8,000 रुपए बी ने किसको दे दिए, सी को दे दिए। तो अब ये पैसा दोबारा किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से इसने पैसा खर्च किया, तो पैसा दोबारा से किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। अब बैंक के पास 8,000 रुपए आ गए दोबारा। अब 8,000 रुपए आए तो इसमें से भी कितना परसेंट रखेगा, 20% रखेगा, यानी 1,600 रुपए बैंक अपने पास रखेगा, फिर लोन दे देगा। तो बैंक ने फिर लोन दे दिया किसको, डी नाम के व्यक्ति को लोन दे दिया। अब ये डी नाम का व्यक्ति ये 1664 जो रुपए है, 6,400, ये कहीं खर्च करेगा, फिर बैंक के पास पैसा आ जाएगा, फिर उसमें से 2% 20% रखेगा। तो कैसे साइकिल चलेगी, यहाँ पे साइकिल समझना कि पहले किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए जमा करवाए, उसमें से बैंक अपने पास कितना रख रहा है, 2,000, यानी 20% रखेगा, बाकी का पैसा लोन दे दिया। अब ये जो पैसा लोन दिया ये दोबारा बैंक के पास जमा हो जाएगा, क्योंकि बैंक क्या है, एक ही है। तो भैया किसी व्यक्ति को लोन देगा तो बैंक के उसके खाते में लोन देगा ना, तो दोबारा से पैसा बैंक के पास आ गया 8,000 रुपए। अब ये 8,000 रुपए जब आया तो इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, एलआरआर आपको रखना पड़ेगा। तो एलआरआर आपने रखा कितना, 1,600 रुपए, और फिर लोन कितना दे दिया, 6400 का लोन दे दिया। अब ये 6400 का जो लोन दिया ये दोबारा से आपके पास बैंक के अंदर जमा हो गया। फिर ये अब इसमें से भी क्या करेगा, 20% का एलआरआर रखेगा, तो कितना रखेगा, 1,280 रुपए अपने पास रखा जाएगा, बाकी का लोन दे दिया। तो ऐसे लोन देते जाएंगे। अब ये लोन कब तक देते जाएंगे, ये साइकिल कब तक ऐसी चलती रहेगी, जब तक क्या ना हो जाए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि टोटल कैश रिजर्व किसके बराबर ना आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट के। यानी कि कब तक ये साइकिल चलती रहेगी, जब तक ये जो टोटल कैश रिजर्व है ये किसके बराबर ना आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट। तो ये इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, तो ये भी 10,000 जब तक नहीं आएगा तब तक ये साइकिल हम चलाते रहेंगे। तो यहां पर पहले समझ में आया इतना चीज साइकिल कैसे चल रही है भाई। अब समझो कि भैया हुआ क्या था, देखो इनिशियली बैंक ने कितना पैसा जमा करवाया था, 10,000 रुपए जमा हुआ। तो ये साइकिल चलते चलते कितना पैसा जमा हो गया बैंक के पास, टोटल 10,000 रुपए से बैंक ने कितना रुपए बना दिया, 50,000 रुपए बना दिया। इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। 10,000 रुपए से बैंक ने कितना पैसा बना दिया, 50,000 रुपए बना दिया, ठीक है।
अब इसको देखो निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन निकालने का। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि बताइए टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। ठीक है, तो 1 अपॉन LRR। अभी यहाँ पर हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, तो इनिशियल डिपॉजिट मैंने कितना किया है 10,000 रुपए, और LRR मेरा कितना है 20% है। तो 20 LRR कितना दे रखा है 20%। अब 20% को अगर मैं ओपन करता हूं, 20% को ओपन करता हूं, LRR कितना दे रखा है 20%, ओपन करेंगे तो 20 अपॉन 100 लिखेंगे, इतना तो मैथ आता है सबको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर LRR में क्या बोल सकता हूँ 0.2 आया मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 और 1 अपॉन 0.2 मैंने रखा। तो ये 0.2 को यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाता है, इतना बेसिक आता है। अब इसको इससे मैंने डिवाइड किया, 5 आया, 5 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 50,000 निकल के आ गया। तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ 50,000 रुपए। समझ में आया। अब कितना गुना, ये तो हमने पढ़ लिया कि टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ, लेकिन कितना गुना मनी मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर इसको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन LRR। तो आपने 1 अपॉन LRR में क्या किया, देखो ये आपके पास आया था, तो आपने 10 अपॉन 2 किया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 गुना आपने पैसा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं मनी क्रिएशन कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आया मनी क्रिएशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं मनी क्रिएशन। तो अब आपके एग्जाम में अगर ये आता है टॉपिक, सबसे पहले आपको क्या करना है एजम्पशंस, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो आपको लिख के दिखाना है, और आप अगर चाहें तो इस टाइप से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो, अदरवाइज ये टेबल तो कंपलसरी है आपको बना के दिखाना ही है। ठीक है, तब जाके कहीं आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, डन यहाँ तक कहानी। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी लिख देना, नो मनी क्रिएशन का फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए। LRR कितना दे रखा है 40%, इनिशियल लोन या इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है 3 लाख रुपए। आपको क्या निकालना है मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ और टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ। फॉर्मूला आपके सामने दोनों है, फटाफट एकदम तेजी में करके दिखाना है। हो गया। चलिए, अब इसको देखो मैं बताता हूँ करना कैसे। वेरी इजी, ध्यान से सुनना। नहीं आ रहा है किसी को भी तो ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। हमने क्या पढ़ा, हमें क्या निकालना है सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर। क्या निकालना है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने क्या बताया 1 अपॉन LRR होता है। LRR आपको कितना दे रखा है 40%। कितना दे रखा है 40%। तो 40% को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 40 अपॉन 100, परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं 100। तो LRR में क्या बोल दूंगा, मेरा कितना आ गया 0.4 आ गया। अब 0.4 आ गया तो मैंने 1 अपॉन LRR रखा, यानी 1 अपॉन 0.4 रखा। तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 टाइम्स, यानी कि हमारा पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ है 2.5 गुना। पहले इतना समझ में आया, पहला पॉइंट क्लियर। अब टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ है, तो क्वेश्चन में हमको इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है 3 लाख रुपए। 1 अपॉन LRR आपने निकाला कितना, टोटल सॉल्व करके 2.5 आएगा, तो हमने यहाँ पर 2.5 लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7.5 लाख रुपए आपने मनी क्रिएट किया टोटल। ठीक है, 2.5 गुना। डन, वेरी इजी। इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, या 1 नंबर में भी MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में, कि सेंट्रल बैंक क्या है। ये तो हमने पढ़ दिया कि ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसका, मॉनेटरी और बैंकिंग। जो भी किसी कंट्री में पैसे से रिलेटेड और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी काम होता है उसको कौन देख रेख करता है, ये। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा बैंक है, RBI। ठीक, याद रखना ये चीज। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से हर साल
क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन टॉपिक का नाम क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। क्लियर टॉपिक, सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम होते हैं वो हमको पढ़ना है। अब इसमें हम जो काम पढ़ेंगे, जो फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें से कोई भी एक या दो फंक्शन आपको बोल देगा कि ये बताओ भैया ये क्या होता है, या फिर पूरा अगर दे देगा कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बताइए, तो उसमें से आपको अगर 6 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो पहला काम सेंट्रल बैंक का क्या होता है, बैंक ऑफ, इस सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू इशू द करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कमर्शियल सेंट्रल बैंक का, पैसे को इशू करना। क्या इशू करना, पैसे को इशू करना। तो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, तो उसी के पास सोल अथॉरिटी होती है, यानी उसी के पास, अकेले के पास अधिकार होता है कि वो करेंसी को इशू कर सकता है। किसको, करेंसी को इशू कर सकता है। आरबीआई के अलावा या सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और नोट इशू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, जो 1 रुपये का नोट होता है वो कौन इशू करता है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इशू करता है, लेकिन इसको प्रिंट कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मार्केट में पैसा आरबीआई लेके आएगा, लेकिन इसको प्रिंट कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर देखिए, सेंट्रल बैंक इज obliged to back the currency with assets such as gold and foreign security। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई देश गरीब है तो हम नोट छापते रहते हैं, सारी गरीबी मिटा देंगे। तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं है। का आरबीआई जो है या कोई भी सेंट्रल बैंक है, वो नोट कब इशू करता है, जब आप उसके पास उतना गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब फॉरेन करेंसी, उतना आप फॉरेन करेंसी या गोल्ड उसके पास रखेंगे। अगर 10 लाख का आपने जमा करवाया है तो 10 लाख रुपए इशू होंगे नोट, कितना, 10 लाख रुपए। तो ऐसे आप कुछ भी इशू नहीं कर सकते। ऐसा एक देश है, नाम मेरे को याद नहीं है, अब उस देश में बहुत ज्यादा नोट है। अगर ऐसा मान लो कर देता है कोई भी सेंट्रल बैंक, तो उस केस में क्या हो जाता है, करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अभी आपका जो 1 रुपए, 1 डॉलर है, वो कितना चल रहा है, 80 समथिंग चल रहा है, 80 समथिंग, आई थिंक 90 पहुंच गया ना, अभी लड़ाई के चक्कर में 90 समथिंग पहुंच गया। तो ये अगर आप ऐसे पैसे इशू करते रहेंगे तो ये जो वैल्यू है ये और ज्यादा पहुंच जाएगी, 200, 250, 50, 500 भी ऐसे हो सकता है। तो इसका, इसलिए हम क्या करते हैं, नोट ऐसे ही अपनी मर्जी से इशू नहीं कर सकते। क्लियर। तो पहला काम हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल बैंक का क्या होता है, करेंसी को इशू करना। किसको इशू करना, नोट नहीं, करेंसी। करेंसी में सिक्के और नोट्स आपके दोनों आ जाते हैं। फिर हमने क्या है, जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास सोल अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की, बाकी किसी के पास ये अधिकार नहीं है। इंडिया के अंदर क्या, 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है, आरबीआई, लेकिन उसको प्रिंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, याद रखना। और नोट कब इशू, करेंसी कब इशू करी जाती है, जब आप उतना ही एसेट, यानी गोल्ड की फॉर्म में या फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में आरबीआई को जमा करवाएंगे, उतना ही नोट आपको करेंसी इशू करके दिया जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अब जैसे आपका बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है, आप पैसा कहाँ जमा करवाते हो, कमर्शियल बैंक में, आपको सलाह देता है, लोन देता है, सब कुछ करता है। तो वैसे ही सरकार के लिए बैंक कौन है, आरबीआई। सरकार के लिए बैंक कौन है, आरबीआई। सरकार अपना पैसा आरबीआई में जमा करवाती है। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो सरकार किससे सलाह लेती है, आरबीआई से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है, बैंकर टू गवर्नमेंट। तो द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ, सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करता है, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर, सेंट्रल बैंक 3 काम करता है सरकार के लिए, एज अ बैंकर भी काम करता है, एज अ एजेंट भी काम करता है, और एज अ एडवाइजर भी काम करता है। तो ये 3 काम करता है कौन, सेंट्रल बैंक
किसके लिए? सरकार के लिए। ठीक है, तो ये 3 काम करता है। अब एज अ बैंकर समझिए कि एज अ बैंकर आरबीआई क्या काम करता है सरकार के लिए। तो एज अ बैंकर आरबीआई क्या करता है सरकार के लिए? जो भी पैसा मान लो रिसीव करना होता है सरकार के बिहाफ पे, वो रिसीव करता है। पेमेंट करना होता है किसी को, जैसे आप फॉरेन पेमेंट करना है, आपने कुछ माल खरीदा बाहर से, सरकार ने मिसाइलें खरीदी, तेल खरीद लिया, तो वो कौन पेमेंट करेगा? उसका आरबीआई पेमेंट करेगा। ठीक है, कहीं से पैसा आ रहा है तो कौन रिसीव करेगा? आरबीआई रिसीव करेगा, इसलिए इसको बैंकर कहा जाता है। अब एज अ एजेंट क्या? एज अ एजेंट गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई क्या काम करता है या सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? कुछ भी सेल परचेज करना होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, यानी पब्लिक कंपनीज होती हैं। पब्लिक कंपनी जानते हो ना, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों का शेयर्स वगैरह खरीदना, उसको बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई। तो उसको बेचवाता है एज ए एजेंट, दलाल का काम करता है। एजेंट का मतलब बिचौलिया या दलाल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसको सेल करवाना और परचेज करवाने का काम किसका है? आरबीआई। ठीक है, इसीलिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अनअकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पढ़ा हमने। तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई ही सजेस्ट करता है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। हाँ, तू पहले डिस्कशन कर ले अपना, यहां नहीं समझना है। हाँ, दोनों जगह कर ले। तीसरा हमने क्या? एज ए एडवाइजर अब क्या काम करता है सर? एज ए एडवाइजर क्या काम करता है सरकार के लिए? उसको एडवाइज करता है कि भैया पैसे से रिलेटेड आपको कुछ भी डिसीजन अगर लेना है तो ऐसे ऐसे आपको करना है। बैंकिंग, पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो सब चीजें एडवाइज करता है। तो फाइनेंशियल मैटर के अंदर सारी चीजें एडवाइज करता है कौन? आरबीआई, सरकार। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट क्या? आरबीआई का फंक्शन क्या है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशू। और दूसरा फंक्शन क्या है? बैंकर टू गवर्नमेंट। ठीक, अब तीसरा फंक्शन करो। तीसरा फंक्शन क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो बैंकर्स बैंक का मतलब बैंकों का भी बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों का भी बैंक कौन है? आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक। और सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर का मतलब देख रेख करने वाला। तो आरबीआई सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर ऑल द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। एक कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक को कौन मॉनिटर करता है? सेंट्रल बैंक। आरबीआई का काम है किसका? किसका काम है? आरबीआई का काम है उसको मॉनिटर करना। मॉनिटर का मतलब देखना सिर्फ, और सुपरवाइज का मतलब भी देखना होता है। ठीक है, उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। टांग कब अड़ाएगा वो मैं बताता हूँ। तो सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना किसका काम होता है? आरबीआई का काम होता है। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ऑल्सो गिव्स गाइडलाइंस ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन। आरबीआई कुछ गाइडलाइंस बनाता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है कि भैया ये नियम है, आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये नियम कब बनाया जाता है? जब महंगाई हो या मंदी हो, उस टाइम पे ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो हर कमर्शियल बैंक को वो चीजें फॉलो करने पड़ेंगी जो आरबीआई ने बोल दिया है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। पहले इतना क्लियर? 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए आरबीआई के फंक्शन। ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ पे ना नाच नाच के नहीं पढ़ा सकता, प्रैक्टिकल टॉपिक है, उसको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? आरबीआई का काम क्या है? बैंक ऑफ इशू, यानी करेंसी इशू करना है तो कौन इशू करेगा? आरबीआई। दूसरा काम क्या पढ़ा? बैंकर टू गवर्नमेंट। सरकार के लिए क्या काम करता है? बैंक का काम करता है। अब बैंकर का काम में भी क्या काम करता है? एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ एडवाइजर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? आरबीआई। ठीक है, और गाइडलाइंस वगैरह बनाता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन के टाइम पे, और उसको हर कमर्शियल बैंक को मानना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, नेशनल रिजर्व होता है सरकार के, मतलब हमारे देश में कुछ ना कुछ नेशनल रिजर्व होगा, इंटरनेशनल करेंसी होगी। नेशनल रिजर्व का मतलब क्या? गोल्ड है। इंटरनेशनल करेंसी क्या? जितने भी फॉरेन करेंसीज है हमारे पास,
तो इन सब की कस्टोडियन का मतलब होता है देखभाल कौन करता है, आरबीआई। ये सब किसके पास होता है, आरबीआई के पास। जैसे आप क्या करते हैं, आप अपना गोल्ड बैंक के पास जमा करवा के आ जाते हैं, भैया मेरी गोल्ड की देखरेख करो, तो वैसे ही नेशनल रिजर्व और फॉरेन करेंसी जो भी होता है उसकी देखभाल कौन करता है, आरबीआई। जो भी सेंट्रल बैंक होता है अपने अपने कंट्री के अंदर वो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ करेंसीज गोल्ड एंड इंटरनेशनल करेंसी। तो कंट्री के गोल्ड का कौन कस्टोडियन होता है, सेंट्रल बैंक, और इंटरनेशनल करेंसी का भी सेंट्रल बैंक कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब क्या, चौकीदार। ऐसा देखभाल कौन करता है, आरबीआई। और पढ़ो, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज आर मेड बाय सेंट्रल बैंक। अब पैसा सारा का सारा इंटरनेशनल करेंसी किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन करता है, आरबीआई ही करता है। फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है, पैसा आएगा जाएगा जो भी करेगा आरबीआई करेगा, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर क्या आता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें इसको एक एग्जांपल, कौन ये कर रहा है, इसको जरा एग्जांपल को ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि मान लीजिए, समझिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी को चेक दिया, ठीक है, कितने हजार का, 10,000 रुपए का। तो बी, ए का जो अकाउंट है वो किसमें, आईसीआईसी बैंक में, और बी का अकाउंट किसमें, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। तो बी क्या करेगा, अपने बैंक में जाके जमा करवाएगा ना। चेक आपने कभी जमा करवाया बैंक के अंदर, नहीं करवाया। चेक क्या होता है, किसी भी बैंक का आपको चेक मिलता है, सपोज क्या मान लिया आपका खाता है एसबीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में आपका खाता है, आपको 10,000 का चेक मिला, आप अपने बैंक में वो जमा करवाएंगे। अब मेरे को जो चेक मिला है यहाँ पर किसका मिला है, आईसीआईसी बैंक का मिला है, और मैंने अपने, मेरा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। तो यहां से यहां पर पैसा आने में टाइम लगेगा। तो क्या होता है, देखो अब होता क्या है, जब चेक जमा करवाते हैं तो ये चेक किसके पास जाता है, पहले आईसीआईसी बैंक से चेक कहाँ जाएगा, चेक इसमें सब्मिट हुआ तो वो चेक आरबीआई के पास पहले जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आईसीआईसी बैंक से पैसा पहले आरबीआई के पास जाएगा, फिर उसके पास एचडीएफसी बैंक में, यानी इस व्यक्ति के बैंक में खाता आता है। तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, आप देखते हो तुरंत तो चेक क्लियर होते ही जाता है, कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगता है वहां पर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चेक क्लियर करने का भी काम किसका है, आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अ सेंट्रल बैंक कीप्स कैश बैलेंस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के कितना कैश बैलेंस कौन रखता है अपने पास, कौन रखता है कैश बैलेंस, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है। इट इज इजियर फॉर कमर्शियल बैंक्स टू एडजस्ट म्यूचुअल क्लेम्स। अब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबका पैसा आरबीआई के पास है, ठीक है, सबका पैसा एलआरआर की फॉर्म में रखा हुआ है। तो इसलिए आरबीआई को आसान हो जाता है कि भैया वो क्या करता है, इसका एडजस्टमेंट करना है, इसके बैंक में से इसके बैंक में देना है पैसा, आराम से दे देता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर ऐसे आपस में बैंक अगर ऐसे क्लियरिंग करने लगेंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आरबीआई करता है तो इसलिए यहाँ पर टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी सेव होता है, ठीक है। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अभी तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए फंक्शंस के, यानी आरबीआई के जो हम काम पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है लेकिन चलो इसको पढ़ा ही देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है उसको एक क्लास पूरी लगेगी, अभी लास्ट पॉइंट समझ लो पहले। 6th पॉइंट, 6th पॉइंट क्या है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब क्या होता है, जो पैसे देता है, और लास्ट का मतलब आखिरी, रिजॉर्ट का मतलब लास्ट। अब इसको एक कहानी से समझते हैं, एक कहानी स्टोरी है। तो क्या हुआ, कुछ समय पहले की बात है, एचडीएफसी बैंक था एक जयपुर में, ठीक है। तो क्या न्यूज आई कि न्यूज वाले ऐसे ही चला देते हैं खबरें, जो अफवाह होती हैं वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो अफवाह क्या आई कि ये जो एचडीएफसी बैंक है ये बंद होने वाला है और ये पैसे लेके भाग जाएगा, जितने भी लोगों के पैसे हैं।
तो अब HDFC बैंक जो जयपुर वाला था ब्रांच, ऐसी अफवाह आई तो जयपुर के भी जितने लोग थे वो सारे बैंक के पास आ गए कि मेरे को भैया मेरा पैसा निकालो। अब बैंक के पास लिमिटेड अमाउंट होता है, तो अब उस टाइम पे बैंक क्या करे, तो उस टाइम पे बैंक हेल्प मांगता है किससे, आरबीआई से। आरबीआई से बोलता है कि भैया हमारे पास ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमको पैसा चाहिए। तो 700 करोड़ रुपए रातों रात हेलीकॉप्टर से किसके पास जाते हैं, आरबीआई से HDFC बैंक का। तो इसीलिए इसको क्या है, आरबीआई क्या कहा जाता है, आरबीआई को क्या कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आखिरी रास्ते में जो कौन पैसा देता है, ठीक है। किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर कोई भी दिक्कत आती है आखिरी में, या कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, उसमें कौन हेल्प करेगा, आरबीआई उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या यहाँ पर आपको समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ तक आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। अब एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, समरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल बैंक के बारे में जाना कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है या अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री का, ठीक है जी। और कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करवाते हैं और वो क्या करता है, लोन देता है। किस पर्पज से, पैसे कमाने के पर्पज से। आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। अब क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने LRR पढ़ा। LRR क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये एक मिनिमम रेशियो होता है जो कि हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है एज कैश, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपए जमा करवाया तो 20% अपने पास रखेगा, ठीक है। अब LRR भी दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो CRR, और दूसरा क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। CRR क्या होता है, ध्यान से समझना। इस LRR में से भी, इस 2,000 रुपए में से भी आरबीआई क्या कहता है कि मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दो एज अ CRR। तो जो कमर्शियल बैंक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास जमा करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, CRR। और जो फाइनल आरबीआई नहीं, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचता है कैश एसेट की, कैश की नहीं, लिक्विड एसेट की फॉर्म में, SLR क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा रखता है एज लिक्विड एसेट, उसको हम क्या बोलते हैं, SLR। और लिक्विड एसेट की फॉर्म में क्या क्या चीजें रख सकता है, कैश, गोल्ड और अनअकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, याद रखना। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन की यानी मनी क्रिएशन की फैक्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि भैया पहले पैसा हमने जमा करवाया 10,000 रुपए, लेकिन उससे कितना पैसा बना दिया, 50,000 रुपए बना दिया, ठीक है। तो ये कैसे साइकिल चलती है ये आपको बता दिया गया है। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR, याद रहेगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या काम है, तो पहला काम क्या है, बैंक ऑफ इश्यू, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर नोट करेंसी इशू करना है तो वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, ठीक है। और क्या पढ़ा, बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सरकार का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई सरकार के लिए 3 काम करता है, एज अ एजेंट, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ एडवाइजर काम करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि आरबीआई क्या है, बैंकरों का बैंक है और सुपरवाइजर है। सुपरवाइज करेगा, उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है, देख रेख करेगा, बाकी वो पॉलिसी बनाने का उसका काम होता है हर बैंक के लिए, ठीक है जी। इसके बाद हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा कि आरबीआई क्या होता है, कस्टोडियन होता है किसका, नेशनल रिजर्व एंड इंटरनेशनल करेंसी का, ठीक है। कस्टोडियन का मतलब क्या, देखभाल करने वाला। और क्या पढ़ा, आरबीआई का क्या काम है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो भी चेक वगैरह होते हैं वो कौन क्लियर करके देता है, आरबीआई क्लियर करके देता है। और क्या पढ़ा हमने, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी आखिरी रास्ता कौन होता है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए, आरबीआई। आखिरी में कौन हेल्प करेगा,
आरबीआई। जब सारे ने हेल्प करने से मुकर जाते हैं तो आरबीआई हेल्प करता है। ठीक है।